Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit journal principle and processes of isolation of element। जैसा कि पता ही है कि हम मेटलर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मेटलर्जी के थर्ड स्टेप के ऊपर हम आ गए थे, जिसका क्या नाम है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर है। क्रूड मेटल का मतलब होता है इम्प्योर मेटल, और कंसनट्रेटेड और जिससे हमने कुछ इम्प्योरिटीज़ निकाल दी हैं उससे हम इम्प्योर मेटल ऑब्टेन कर रहे थे। तो इसके दो स्टेप हैं, कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड, और दूसरा जो स्टेप है वो है रिडक्शन या इलेक्ट्रोनेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। तो जो फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने किस तरह से डिस्कस किया था, बाय द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब हम इसका सेकंड स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं, रिडक्शन या इलेक्ट्रोनेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। देखो, मेटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो वेरी रिएक्टिव मेटल के अंदर और दूसरा लेस रिएक्टिव मेटल्स के अंदर। अब वेरी रिएक्टिव मेटल्स में मेटल्स आती हैं जैसे एल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, और एल्किलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इनके साथ एल्युमिनियम भी इसके अंदर आती है। तो इनके ऑक्साइड से अगर मेटल ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए प्रोसेस यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम यहाँ पर मेटल ऑब्टेन करेंगे। और दूसरा है लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल में आती हैं जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, टिन, मैग्नीज, क्रोमियम। और अगर हमने इनके ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। देखो किस तरह से रिमूव करेंगे। हम एक जर्नल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें ऑक्साइड हमने ले लिया MXOY। एक्स और वाई यहाँ पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस में YC। तो मेटल अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगी, और इस तरह से मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक टर्म है पायरोमेटलर्जी। देखो, इस नाम से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है। अगर हम पायरो वर्ड को देखें तो इसका मतलब होता है हीट, और मेटलर्जी का क्या मतलब है, मेटल को ऑब्टेन करना। तो मतलब हीट का यूज करके मेटल को ऑब्टेन करना क्या है, पायरोमेटलर्जी है। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। जब हम एक मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तब हम उसको पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। थर्मो का मतलब होता है हीट से, मतलब हीट का मेटल ऑब्टेन करने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये इफ़ेक्ट हम देखते हैं गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन से। ये इक्वेशन पता ही है क्या है, कि डेल्टा G इक्वल है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के। अब देखो, डेल्टा G के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पर हो सकती हैं। एक तो डेल्टा G लेस देन 0 हो। लेस देन 0 मतलब डेल्टा G नेगेटिव हो जाएगा, और जब डेल्टा G नेगेटिव होता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब रिएक्शन फिजिबल होती है। अब दूसरा, डेल्टा G 0 के इक्वल हो जाए। 0 के इक्वल हो जाए तो रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। और तीसरा, डेल्टा G ग्रेटर देन 0 हो जाए। ग्रेटर देन 0 हो गया इसका मतलब डेल्टा G पॉजिटिव हो गया, और अगर पॉजिटिव हो गया
इसका मतलब है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरा, अगर एक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है और हमने उसको स्पॉन्टेनियस कराना है, फिजिबल कराना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक दूसरी रिएक्शन के साथ कंबाइन करवा देंगे जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लार्ज नेगेटिव हो। तो कंबाइंड करवाने के बाद जो रिएक्शन आएगी उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी से रिलेटेड यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलिंगम डायग्राम। इलिंगम यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है और जिसने इस डायग्राम के बारे में बताया था और उसी से रिलेटेड इसका नाम रख दिया गया है इलिंगम डायग्राम। और इस डायग्राम के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि इलिंगम डायग्राम एक ग्राफ है और किसके बीच में ग्राफ है, डेल्टा एफ जी नोट वर्सेस टी। डेल्टा एफ जी नोट किसको रिप्रेजेंट करता है, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। और टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। और हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट के लिए ये एक ग्राफ है। जो इलिंगम डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है, डेल्टा एफ जी नोट वर्सेस टेम्परेचर, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को देखें तब हम देखते हैं कि यहाँ पर डेल्टा जी नोट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और हमने जो ग्राफ बनाया है वो टेम्परेचर और डेल्टा एफ जी नोट के बीच में बनाया है। और यहाँ पर अगर हम इन रेड लाइनों को देखें जो 200 से 600 तक बन रही हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए है। जैसे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की गई हैं। अब यहाँ पर नीचे अगर देखें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए लाइंस ड्रॉ की गई हैं यहाँ पर 600 के पास से। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये जिंक से जिंक ऑक्साइड के लिए है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो मरकरी और सिल्वर के लिए यहाँ पर लाइंस हैं। इस तरह का जो डायग्राम है वो सल्फाइड और हैलाइड के लिए भी बनाया जा सकता है। और इस डायग्राम के अंदर एक लाइन है, यहाँ पर ये रेड लाइन रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पर डेल्टा जी नोट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि इससे नीचे जो ऑक्साइड है वो स्टेबल होगा, मतलब उसकी फॉर्मेशन होगी, लेकिन ऊपर की तरफ फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो मोस्ट ऑफ जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। इस तरह से ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है यहाँ पर। लेकिन कुछ लाइनें अगर हम देखें तो उनके अंदर डेविएशन है। जैसे यहाँ पर ये कैल्शियम के लिए लाइन है तो यहाँ से आकर ये लाइन ऊपर की तरफ चली गई। इसका क्या मतलब है, ये लाइन इस तरह से क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है इसके अंदर। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड गैस के अंदर चेंज होती है तब इस तरह से डेविएशन आती है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इस डायग्राम के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए भी कुछ लाइनें हैं। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट हैं और इनके लिए लाइनें दी गई हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम इलिंगम डायग्राम ड्रॉ क्यों करते हैं। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इलिंगम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक ग्राफ ले लेते हैं और हमने उसी तरह से डेल्टा एफ जी नोट वर्सेस टी एक ग्राफ ले लिया और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। अब ये लाइन यहाँ पर डेल्टा जी नोट इक्वल टू 0 लाइन को क्रॉस कर रही है। इससे नीचे वाले पार्ट को हमने ए नाम दे दिया, ऊपर वाले पार्ट को बी नाम दे दिया। और इससे नीचे डेल्टा जी नोट की वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर
पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में देख रहे हैं, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, मेटल ऑक्साइड बन गया, मतलब यहाँ पर डेल्टा FG0 नेगेटिव है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा FG0 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और ये हमें कैसे पता चला, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम एक रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखो डेल्टा FG0 पॉजिटिव आ गया यहाँ पर रिवर्स करने पर, इसका मतलब वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा हमने पार्ट बी ले लिया, अब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, मेटल ऑक्साइड बन गया, डेल्टा FG0 पॉजिटिव है, रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो साइन चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से कम है तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। और जहाँ पर ये डेल्टा G0 इक्वल टू 0 लाइन को क्रॉस कर रहे हैं उस लाइन से हमने एक लाइन ड्रॉ की टेम्परेचर एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर ये इसको काट रही है T0 के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि T0 एक टेम्परेचर है जिससे नीचे डिसोसिएशन पॉसिबल है, लेकिन इससे ऊपर डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। ये हमारा इलिंगम डायग्राम था। थैंक यू।